नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं लालजी कुमार जेनेक्स एजुकेशन पे आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि अभी हम लोग इकोनॉमिक्स के सीरीज के अंतर्गत देख रहे थे, उसके दौरान हम लोगों ने गरीबी, बेरोजगारी, जीडीपी, जीएनपी, राष्ट्रीय आय, उसके साथ ही अर्थव्यवस्था के कुछ जो ऐतिहासिक और जो संकल्पनात्मक पहलू हैं उसको देखे थे। आज हम लोग एक चैप्टर शुरू करेंगे जो चैप्टर होता है एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ से जो होता है आपको अगर इसमें समझ में आ जाएगा, छोटी छोटी चीजें होती है जो एग्जाम के टाइम में पूछी जाती है, लगेगा कि एग्रीकल्चर तो सब कोई जानता है, नॉर्मली कुछ नहीं है इसमें, ये हम लोग जानते हैं, हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं जो कि हम नहीं देख पाते या उनको हम बस भूलवश छोड़ देते हैं। तो हम जो है एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में उन प्रश्नों को काफी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग एग्रीकल्चर को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र। तो यहाँ हम एक चीज बताते हैं कि जैसा कि आप लोगों को पता होगा, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 जो खंड है वो किया गया है, जिसमें राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची है, और एक और अवशिष्ट सूची है। तो राज्य सूची में राज्य के जो सरकार है वो जो कानून बनाती है, संघ सूची में संघ का कानून बनेगा, संवर्ती सूची में दोनों का बनेगा, और अवशिष्ट सूची में सिर्फ केंद्र का कानून लागू होगा। तो उसी के अंतर्गत जो कृषि क्षेत्र है, ठीक है, जो कृषि क्षेत्र है वो जो है राज्य सूची का विषय है। ये प्रश्न एक बार यूपीपीसीएस में पूछा भी जा चुका है, और आप लोग भी ध्यान रखिएगा कि अगर कभी कोई पूछे कि कृषि जो है किस चीज का विषय है, तो कभी भी आप संवर्ती सूची या केंद्र सूची से ये कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये पूरी तरह जो है राज्य सूची का विषय है। ठीक है, कृषि हमारे देश की या हमारे जीवन की लाइफ लाइन है। हम सुबह से रात तक जैसे उठते हैं, खाना खाते हैं या और चीजें करते हैं, तो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हम कृषि से काफी ज्यादा जुड़े हुए रहते हैं, चाहे हम शहरों में रहे या फिर गांव में रहे। अगर हम गांव में रहते हैं तो उत्पादन की प्रक्रिया में भागीदार होते हैं, और अगर हम शहरों में रहते हैं तो कृषि के उत्पाद का उपभोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि कृषि का काफी ज्यादा महत्व है, जिसका कि हम लोग समय समय पर हमारे देश में इसका महत्व के संदर्भ में देखते हैं। प्रत्येक सरकार कृषि के जो क्षेत्र में है वो काफी ज्यादा काम करती है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। और हमारा जो बिहार है उसमें देखेंगे कि बिहार जो है कृषि प्रधान राज्य है, वो पूरी तरह से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर निर्भर है, और उसी तरह से हमारा देश भी जो है कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। जैसा कि हम लोग देखते हैं 1950-51 में जब देश आजाद हुआ था, उद्योग धंधे और सेवा क्षेत्र का विकास काफी कम था, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि कृषि का योगदान जो जीडीपी में था वो 55.40% था। तो सोचिए, आधे से अधिक जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पे आधारित थी। उसके बाद आधुनिक के दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था में जीडीपी में कृषि का योगदान जो है वो 18.8% है 2020-21 के जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसके अनुसार। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग देखें कि कितना जीडीपी में योगदान है। तीनों क्षेत्रों का सर्विस सेक्टर होता है, उसके बाद जो है उद्योग क्षेत्र और कृषि क्षेत्र। तो फिलहाल कृषि क्षेत्र का 18.8% है। उसके बाद हम लोग एक और फैक्ट देखते हैं कि अंतरिम सरकार का गठन जब किया गया था 2 सितंबर 1946 को, तो उसमें और भारत का जब आजादी मिली थी 1947 के बाद, तो जो प्रथम मंत्रिमंडल था उसमें जो कृषि मंत्री थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, तो हम लोग को कभी भी प्रश्न पूछे, ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है कि भारत के अंतरिम मंत्रिमंडल में और स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में कृषि एवं खाद्य मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि एवं खाद्य मंत्री थे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि यहाँ जो है एग्रीकल्चर सेंसस, जैसा कि हम लोगों को पता है कि भारत में जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के समय हुई थी, तो उसी तरह से हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर सेंसस क्या होता है कि कृषि के संदर्भ में जो गणना की जाती है उसको हम लोग एग्रीकल्चर सेंसस करते हैं,
जो 1970-71 में शुरू किया गया था। ठीक है, वर्तमान में जो 15-16 में गणना की गई है वो 10वीं गणना था, और एग्रीकल्चर सेंसस जो है प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। ठीक है, एग्रीकल्चर सेंसस प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। तो क्रियाशील जोत, ठीक है, 146 मिलियन हेक्टेयर है, इस गणना के अनुसार 146.5 मिलियन हेक्टेयर है। ठीक है, उसके बाद वर्तमान में परिचालित क्षेत्र जो है वो 157.82 मिलियन हेक्टेयर है। ठीक है, तो यहाँ एक चीज ध्यान देना है, क्रियाशील जोत मतलब होता है जो वर्ष में कभी न कभी कृषि के लिए भूमि प्रयुक्त होती है, उसको क्रियाशील जोत कहते हैं। और परिचालित क्षेत्र होता है जो कभी भी कृषि क्षेत्र के लिए यूज हुआ है या कृषि क्षेत्र से संबंधित है, उसको हम लोग परिचालित क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इसको और हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। तो यहाँ फिलहाल जानिए कि क्रियाशील जोत जो है 146.5 मिलियन हेक्टेयर और परिचालित क्षेत्र जो है 157.82 मिलियन हेक्टेयर है। यहाँ पर हमको समझना है कि हमारा जो औसत आकार है जोत का वो कितना हेक्टेयर है। अभी के गणना के अनुसार 1.08 हेक्टेयर जो है औसत आकार है हमारे खेतों का। और अभी जो सर्वाधिक औसत आकार पाया जाता है भारत में जो क्रियाशील जोत का, वो नागालैंड में, और न्यूनतम जो है केरल में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए कि क्रियाशील जोत धारक सबसे ज्यादा यूपी में है, उसके बाद बिहार में है और फिर राजस्थान में है। तो यहाँ जहाँ की पूरे वर्ष भर खेती होती है या खेती के कार्यों में प्रयुक्त होते हैं। उसी तरह से वर्तमान में परिचालित क्षेत्र जो होता है उसमें सर्वाधिक योगदान जो है राजस्थान का है। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र का है, फिर यूपी का है और फिर एमपी का है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्रियाशील जो सबसे ज्यादा यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, और परिचालित क्षेत्र जो है राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी और एमपी में है। सर्वाधिक जो है औसत आकार नागालैंड का और न्यूनतम औसत आकार केरल का है। ठीक है, तो इस तरह से आगे हम लोग और चीजों को देखते हैं। आप लोग इसको अच्छे से देखते जाइए क्योंकि ये सारा प्रश्न जो है आगे एग्जाम, जो अपकमिंग एग्जाम है, उसमें पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे और हम लोग देखते हैं। जैसा कि हम लोगों को पता है कि 20वीं सदी के दौरान कुछ ऐसे चीजें होती है जो कि मानव समाज सभ्यता की दिशा को बदल कर रख देता है। तो उसी तरह से हमारे भारत में भी 20वीं सदी के दौरान 1960-70 के दशक में 2 ऐसी चीजें हुई जिसने भारत के कृषि क्षेत्र की दशा दिशा को बदल कर रख दिया। वो 2 क्षेत्र इतना इम्पोर्टेंट था कि भारत जो कभी खाद्य आयातक होता था, ठीक है, वो खाद्य निर्यातक देश के रूप में बदल गया। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि जो हरित क्रांति और श्वेत क्रांति, जो ये 2 ऐसे तत्व थे जिन्होंने भारत के कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया, वो किस तरह से हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और किन तथ्यों का समावेश करके हम इस संदर्भ में पूरी जानकारी रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हरित क्रांति। अगर हरित क्रांति शब्द मन में आता है तो हमें समझ में आता है कि हरित क्रांति है क्या। तो जैसा कि अभी हम लोगों का देश जब आजाद हुआ था तो आपको पता होगा कि औपनिवेशिक शासन के दौरान जो कृषि व्यवस्था हो या फिर उद्योग धंधे हो, पूरी तरह से चौपट हो गई था और भारत का अर्थव्यवस्था एक तरह से कंगाल स्थिति में था, जो ना कि कृषि बेहतर था, ना कि यहाँ पे उद्योग बेहतर था। भूखमरी, गरीबी, अकाल, ये सब चीजें भारत में थी। 1960-65 के ही दशक में जब हरित क्रांति के दौरान ही जब ये लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने थे, तो सोचिए उस देश की दशा क्या होगी कि उस देश में प्रधानमंत्री को कहना पड़ा था भारत पाक युद्ध के दौरान कि हमें जो है एक वक्त का ही खाना खाना चाहिए ताकि हमारे देश में सभी लोगों को खाना उपलब्ध हो सके। तो आप सपोज कीजिए कि अगर घर में ऐसी स्थिति हो तो उस देश का जो उत्पादन व्यवस्था, कृषि व्यवस्था या अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा। लेकिन 1966 के बाद कुछ ऐसी चीजें हुई जिन्होंने भारत के कृषि के दशा को बदल कर रख दिया और आगे जो हुआ वो ये हुआ कि भारत आज के डेट में कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर कह सकते हैं। आपको पता होगा कहीं भी खाद्यान्न की उपलब्धता हो, भारत के द्वारा आपूर्ति की जाती है। ठीक है, जैसे अभी अफगानिस्तान में देखे होंगे कि भारत के द्वारा गेहूं भेजा गया था या अन्य क्षेत्रों में भारत का आयात जाता है। तो सबसे पहले हरित क्रांति क्या था,
तो हरित क्रांति में हम लोग देखते हैं कि हरित क्रांति क्या था कि पहले हमारे देश में जो था किसान अशिक्षित थे, पिछड़ी तकनीक थे, सिंचाई के साधनों का पूर्ण विस्तार भी नहीं हो पाया था। तो खेती जो है पारंपरिक तरीके से होती थी, जिसमें काफी निम्न उत्पादकता थी। ठीक है, उत्पादकता काफी कम थी। तो यहाँ क्या हुआ कि किसी खेत में सबसे पहले जो है यहाँ क्या किया गया कि सिंचाई के साधन का प्रयोग किया गया, सिंचाई के साधन का बेहतर उपयोग किया गया कि सारा सिंचाई का साधन अच्छे से वहां हो। ठीक है, ये बीज का संकर बीज, ठीक है, जो बीज जो है ऐसे बीज हो जो सूखा, थोड़ा सा विपरीत परिस्थिति भी हो, लग सके और उच्च उत्पादन दे सके। उसके अलावा तकनीक का, बड़े बड़ी मशीनों का, ठीक है, ये सब चीज का, उसके बाद जो है जागरूकता का, ठीक है, और उसके बाद पूंजी निवेश का, इन सब चीजों का समावेश जब कृषि में किया गया तो इसके फलस्वरूप एकाएक जो है कृषि उत्पादकता जो है खासकर गेहूं और चावल के क्षेत्रों में बहुत ज्यादा बढ़ गई और भारत जो है 80 का दशक आते आते जो है अपना पर्याप्त रूप से अनाज का उत्पादन करने लगा था। तो हरित क्रांति यही था कि खेती के परंपरागत तरीके से अलग हटकर सिंचाई के साधन, बीज, तकनीक, जागरूकता, पूंजी निवेश और कीटनाशक, इन सब चीजों का प्रयोग करते हुए खेती को एक बेहतर तकनीक से करना, जिससे कि उत्पादकता जो है निम्न से उच्च की ओर चला जाए। ठीक है, उच्च उत्पादकता हो जाए। तो इससे क्या हुआ कि जो है हमारे जो है खेतों में उत्पादकता बढ़ गई। जहां 200 किलो पर क्विंटल होता था वो 2000 किलो पर हेक्टेयर होने लगा। ठीक है, 200 किलो हेक्टेयर से 2000 किलो हेक्टेयर होने लगा, 1600 होने लगा। तो उत्पादकता जो है बढ़ती गई। अब हमारे लिए जो शब्द हमको याद करना है तो कृषि, जो हरित क्रांति शब्द का प्रथम प्रयोग जो है वो किसने किया था, तो विलियम गॉन्ड जो थे, अमेरिकी थे, 1968 में इन्होंने हरित क्रांति जो ग्रीन रेवोल्यूशन का शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, भारत में कब से शुरू हुआ था, तो 1966 के खरीफ फसल से शुरू हुआ था। जैसा कि हम लोग योजना वाले वीडियो में देखे थे कि जब भारत में 3 पंचवर्षीय योजना या योजना अवकाश की अवधि जो 3 वार्षिक योजना चल रही थी, तो हम लोगों के देश में ये खरीफ फसल के दौरान जो भारत में जो है ये 1966 में हरित क्रांति की शुरुआत की गई। ठीक है, एमएस स्वामीनाथन जो थे वो भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ठीक है, ये और विश्व में डॉक्टर नॉर्मन ई बार्लोव को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। तो कभी भी पूछे कि देश में हरित क्रांति का जनक तो एमएस स्वामीनाथन और हरित क्रांति का विश्व में तो डॉक्टर नॉर्मन ई बार्लोव। इस संदर्भ में क्वेश्चन पूछा था आईएएस 2008 में कि डॉक्टर ई नॉर्मन बार्लोव का संबंध किस देश से है, तो ये एक अमेरिकी नागरिक है। ठीक है, और शब्द का प्रयोग विलियम गॉन्ड ने किया था। तो ये 3 चीज हम लोगों को याद रखना चाहिए। तो जो हरित क्रांति हुई तो इससे 2 चीजें उत्पन्न हुई कि हम देखते हैं कि यहाँ जो है खासकर पश्चिमोत्तर और जो ये दक्षिण के क्षेत्र थे वो हरित क्रांति से काफी ज्यादा लाभान्वित हुए थे। ठीक है, उसके बाद जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र इससे अछूते रह गए थे। इसके बाद जो है 2006 में जब खाद्यान्न जो गेहूं, चावल, इन सब चीजों का पर्याप्त उत्पादन होने लगा तो फल, सब्जी, अन्य उद्यानी फसलों के लिए जो है द्वितीय हरित क्रांति का आह्वान किया गया और देश में द्वितीय हरित क्रांति एवं ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत की गई। और अन्य क्षेत्रों पर भी ध्यान देने के लिए, खासकर वैसे क्षेत्र जो प्रथम हरित क्रांति के दौरान पिछड़े रह गए थे और उनमें अनेक चीजों का जो खेती के अन्य चीज हो उस पर ध्यान देने के लिए सर्वप्रथम जो है 2006 विज्ञान कांग्रेस हैदराबाद में जो हुआ था, अबुल कलाम आजाद ने द्वितीय हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया था। इसमें बागवानी भी था, फल उत्पादन भी था, सब्जी उत्पादन भी था, बांस भी था, अन्य तरह के जो दाल है, ये है, मतलब कि सभी चीजों का समावेश करके द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। और इस शब्द का प्रथम प्रयोग जो है 2006 में जो है अबुल कलाम आजाद ने किया था, द्वितीय हरित क्रांति का आह्वान किया था, जिसको हम लोग एवर ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहते हैं। उसके बाद श्वेत क्रांति देखिए, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड 1964-65 में देश में सघन
पशु विकास कार्यक्रम चलाया गया। जैसा कि गांव घर में भी देखते होंगे, जो देसी नस्ल की गाय वगैरह होती है वो काफी कम दूध देती है, 2-3 लीटर देती है। वहीं आप देख रहे होंगे कि जहाँ गांव में जो लोग विदेशी नस्ल या कहिए जर्सी, फ्रीजन ये सब रखते हैं तो वो काफी ज्यादा दूध देती है। तो इसी सब को ध्यान में रखकर देश में सघन पशु विकास कार्यक्रम, जहां पशु के रोगों के संदर्भ में, दुग्ध उत्पादकता के संदर्भ में, खान पान के संदर्भ में, रहन सहन के संदर्भ में सुधार करते हुए जो है पशु सघन कार्यक्रम चलाया गया। और इसके जनक जो थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम ये रूप दिया कि हमें इस चीज को करना चाहिए। तो इसीलिए इनको श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है कि श्वेत क्रांति के जनक जो थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। सोच लीजिए कि श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। और इसी के बदौलत आप सोच सकते हैं कि आज इंडिया जैसे इतना विशाल आबादी वाले देश में इतना दूध उत्पादन होता है कि आप लगभग 427 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता होती है। तो सोचिए आधा लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से दूध उत्पादन होता है। ठीक है, दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान सबसे प्रथम है, उसके बाद यूएसए, फिर फ्रांस, फिर चीन। और उसी तरह से राज्यों में यूपी और राजस्थान का उत्पादन प्रथम है। तो आपके लिए 4 नाम है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, विलियम गॉन्ड, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, डॉक्टर नॉर्मन ई बार्लो। तो इस चारों नाम को आप लोग याद करिएगा। पिछले वीडियो में हम लोग एक देख रहे थे, क्रियाशील ज्योत देख रहे थे और परिचालित क्षेत्र देख रहे थे। तो वही क्रियाशील ज्योत में होता है कि जो पूरी तरह से ज्योत के मतलब कि एक तरह से खेती के लिए यूज होता है, उसको क्रियाशील ज्योत कहते हैं। और जो भूमि खेती के लिए यूज हो रहा है, नहीं हो रहा है, उन दोनों के मिक्स को जो कि कभी यूज हो सकता है, उसको हम लोग कहते हैं जो परिचालित क्षेत्र करते हैं। बाकी इस चीज को आप लोग अच्छे से नोट डाउन करिए, आगे हम लोग और देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कृषि क्षेत्र में 2 चीजें, एग्रीकल्चर फाइनेंस और भारत में सिंचाई परियोजना का स्वरूप। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान हमने पढ़ा था कि बहुत सारी सिंचाई परियोजना जो है, उसके बाद प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार किया गया, देश में सिंचाई के साधनों का विस्तार किया गया, जिसके कारण आज हमारे देश में जो है सिंचाई लगभग 40% के अराउंड जो कृषिगत भूमि है उस पे सिंचाई के साधन उपलब्ध है। ठीक है, सिंचित भूमि और सिंचित भूमि में यही फर्क होता है कि सिंचित भूमि वैसी भूमि होती है जहां पर की कृत्रिम साधनों से, जैसे कि तालाब, कुआं, नलकूप, नहर, इन सब चीजों के द्वारा सिंचाई संभव हो। और वैसा भूमि जिसपे सिर्फ वर्षा के कारण जो है सिंचाई संभव हो वर्षा के द्वारा, तो उसको हम लोग असिंचित भूमि के रूप में रखते हैं कि मतलब उसको सिंचित क्षेत्र में नहीं बल्कि प्राकृतिक रूप से सिंचित होगा वो। तो यहाँ हम लोग भारत की सिंचाई परियोजना के संदर्भ में बात करते हैं तो 3 तरह का वहाँ जितने भी सिंचाई परियोजनाएं हैं जिस नदी पर बनाया गया उसको आप लोग ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ने का प्रयास करिएगा। कहीं भी लुसेंट वगैरह के बुक में अच्छे से दिया हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ हम लोग एक टेक्निकल चीज समझेंगे कि 3 तरह की सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण कैसे किया गया है, और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। तो 3 तरह जो सिंचाई परियोजना है, छोटी सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और बड़ी सिंचाई परियोजना। तो सबसे पहले देखते हैं छोटी सिंचाई परियोजनाओं में 2000 हेक्टेयर तक के भूमि को रखते हैं इस, ठीक है, और मध्यम में 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक के भूमि को रखते हैं, और 10,000 से अधिक हेक्टेयर भूमि की सिंचाई वाली परियोजना को हम लोग जो है बड़ी सिंचाई परियोजना कहते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं 3 तरह का, छोटी में 2000 हेक्टेयर तक, मध्यम सिंचाई परियोजना में 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक, और बड़ी सिंचाई परियोजना में 10,000 हेक्टेयर से अधिक जो सिंचाई होगा उसको हम लोग बड़ी सिंचाई परियोजना कहते हैं। यहाँ कहने का अर्थ ये हुआ कि जो सिंचाई नहर सिंचाई या फिर अन्य सिंचाई के माध्यम से जो एरिया कवर करेगा उसके आधार पे हम लोग वर्गीकरण किए हैं। तो इन तीनों को आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। उसके बाद हम आते हैं एग्रीकल्चर फाइनेंस पे। तो कृषि वित्त का मतलब हुआ कि वैसा ऋण जिसको लेने का मूल मकसद जो है कृषि क्षेत्र में इन्वेस्ट करना हो, या कृषि से संबंधित ऋण को हम लोग कृषि वित्त करते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 तरह के ऋण दिए जाते हैं, लघु ऋण, मध्यकालीन ऋण और दीर्घकालीन ऋण। तो सबसे पहले लघु ऋण जो दिए जाते हैं वो 15 माह के लिए दिए जाते हैं। ये खासकर क्या होता है
कि फसल बोने के समय कृषि क्षेत्र में फसल बोने, बीज खरीदने या छोटी मोटी जरूरतों के लिए जो है इसको लिया जाता है 15 माह का ऋण। वही मध्यकालीन ऋण 15 माह से 5 वर्ष के बीच लिया जाता है। ये छोटा मोटा भूमि सुधार के लिए या छोटा मोटा कृषि यंत्र जो हो या पशु बैल ये सब खरीदने के लिए मध्यकालीन ऋण लिया जाता है। ठीक है। और वही जो दीर्घकालीन ऋण है वो 5 से 20 वर्ष की अवधि के लिए लिया जाता है। ये ऋण सामान्यतः बड़ी जरूरतों के लिए लिया जाता है, जैसे कि अगर किसी किसान को भूमि खरीदना हो, ट्रैक्टर खरीदना हो, बड़े यंत्र खरीदना हो तो इस तरह का ऋण लिया जाता है। तो इस तरह से 3 तरह का ऋण है। लघु ऋण 15 माह मध्यकालीन ऋण 15 माह से 5 वर्ष, दीर्घकालीन ऋण 5 से 20 वर्ष के बीच लिया जाता है। ठीक है। इसी में एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि कृषि क्षेत्र में संस्थागत ऋण प्रवाह में सबसे ज्यादा जो ऋण है वो किस बैंक के द्वारा दिया जाता है। तो संस्थागत का सबसे पहले आप समझ लीजिए, संस्थागत का मतलब होता है वैसा जो कि संस्था के अंतर्गत हो, यानी जो आरबीआई के अंतर्गत हो, जो सूचीबद्ध हो, सरकारी हो और जिसको कि सरकार से मान्यता प्राप्त हो, उसको हम लोग संस्थागत ऋण प्रवाह कहते हैं। तो सबसे ज्यादा जो है वाणिज्यिक बैंक देता है, 80% आसपास जो है ऋण वाणिज्यिक बैंक देता है। ये बदलते रहता है। उसके बाद सहकारी बैंक और फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि कृषि क्षेत्र में संस्थागत ऋण प्रवाह में सबसे ज्यादा योगदान किस बैंक का है, तो ये वाणिज्यिक बैंक का है। इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इसका परसेंटेज इतना ज्यादा होता है कि कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो उसका आंसर वाणिज्यिक बैंक ही होगा, ये दोनों नहीं होगा। ठीक है। तो याद रखिएगा कि कृषि क्षेत्र में संस्थागत ऋण प्रवाह जो है वाणिज्यिक बैंक के द्वारा दिया जाता है। पंचवर्षीय योजना हम लोग पढ़े थे और उसको और ज्यादा हम लोग जो है किस तरह से पंचवर्षीय योजना का यूज कृषि क्षेत्र में करते हैं। तो यहाँ हम आपको 2 डाटा पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में दे रहे हैं। एक 8 5 ईयर प्लान और एक तृतीय 5 ईयर प्लान। तो तृतीय 5 ईयर प्लान जैसा कि आपको पता होगा कि 1961 से 66 के बीच चला था और ये प्लान ऐसा था जिस दौरान भारत में जो है काफी ज्यादा अकाल आया, भूखमरी आया। उसके बाद जो है चीन पाकिस्तान के भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, भारत चीन युद्ध हुआ। तो एक तरह से देश की व्यवस्था जर्जर थी। उसी बीच में जो है देश में पहली बार कृषि जो है इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत माइनस या निगेटिव ग्रोथ प्राप्त किया। ठीक है। माइनस में ग्रोथ किया, निगेटिव ग्रोथ को प्राप्त किया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि ने जो है निगेटिव ग्रोथ प्राप्त किया। तो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में जो है ऋणात्मक जो है ये हुआ है, ऋणात्मक वृद्धि हुई है। तो तृतीय और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो 92 से 1997 तक चला था, उस दौरान जो है सबसे ज्यादा कृषि में वृद्धि 4.72% आया था। ठीक है। तो ये हम लोग याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र एवं उससे संबंधित क्षेत्र में वृद्धि कितना 5 ईयर प्लान में, और सबसे कम जो है या माइनस में जो है तृतीय 5 ईयर प्लान में। उसके बाद वर्तमान में जो कृषि एवं उससे संबंधित क्षेत्र है उसमें वार्षिक वृद्धि 2020-21 में 3.6 रही है। तो वही 2021-22 में 3.9% जो है अनुमान लगाया गया है। तो इस तरह से इस फैक्ट को हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि जो एमएसपी वाला है, ये एमएसपी का क्या कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद जो कुछ संस्थागत नाबार्ड हो गए, लीड बैंक हो गया या अन्य तरह के जो संस्था नेफेड, ट्राइफेड, इन सब चीजों को हम लोग समझेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं कि जिस मुद्दे पे राकेश टिकैत पूरा इंडिया को इस साल जो है मतलब एक तरह से जमा करके रखे थे, पूरा हरियाणा दिल्ली वाला रोड जाम करके रखे थे और बता रहे थे किसान किसान किसान। आखिर हम लोग वो समझने का कोशिश करते हैं एमएसपी का मुद्दा क्या था, ठीक है, और क्यों इतना ज्यादा हो हल्ला हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में एक संस्था का नाम देखते हैं, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, CACP, ठीक है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। इसका स्थापना जनवरी 1965 में किया गया था। जैसा कि आप लोग गांव में या जहां भी मतलब जिस भाग में इंडिया के ज्यादा खेती होती है वहां अक्सर लोगों से एक कॉमन चीज सुनते होंगे कि खेती जो है घाटे का सौदा है, फसल का सही मूल्य नहीं मिल पाता है, या हम तो बस इसलिए कर रहे हैं कि जहां कोई दूसरा काम नहीं है तो खेती करना पड़ता है।
ठीक है। तो इसी संदर्भ में जब देश में कृषि उत्पाद के मूल्य के संबंध में बात आया कि क्या किसान जो उपजाता है उसका सही मूल्य हम दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं, तो इस संदर्भ में एक संस्था का गठन किया गया, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ठीक है। तो इसी संस्था का जो गठन जनवरी 1965 में किया गया। इस संस्था का उद्देश्य था कि किसान जो भी उत्पादन करे उसको सही ढंग से उसका मूल्य मिले, उसका सही प्राइस मिले, ताकि किसान उससे और ज्यादा प्रोत्साहित हो सके और कृषि क्षेत्र में नए आविष्कार, नए चीजें और अधिक उत्पादन की ओर प्रगति कर सके। तो इससे पहले 2-3 चीज हम समझ लेते हैं। वर्तमान में कृषि उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सलाह, यहाँ याद रखिएगा कि ये जो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है ये सलाह देता है 22 कृषि फसलों पे, पहले 24 पे देता था, अभी वर्तमान में 22 फसलों पे, कृषि फसलों पे ये सलाह देता है। और गन्ना के संदर्भ में ये सलाह की जगह उचित एवं लाभकारी मूल्य, ठीक है, वहां न्यूनतम मूल्य, और गन्ना के संदर्भ में उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP के संदर्भ में सलाह देता है। इसका सलाह देता है तो इसमें आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा इस पर निर्णय लिया जाता है कि कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा किसानों को। तो यहाँ 2-3 चीज याद रखिए आप लोग कि कृषि एवं लागत मूल्य आयोग का गठन जनवरी 1965 ईस्वी में हुआ था। कृषि उत्पादों के न्यूनतम मूल्य पर सलाह दिया जाता है, 22 कृषि फसल पर देता है। गन्ना के संदर्भ में यह न्यूनतम मूल्य की जगह उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP के संदर्भ में सलाह देता है। इनकी सलाह पर आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा MSP की घोषणा की जाती है। तो कभी भी बोलेगा कि MSP कौन तय करता है या कौन घोषित करता है, तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, और इस संदर्भ में सलाह कौन देता है, तो ये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP। यहाँ एक चीज और याद रखिएगा कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक कार्यालय है और कार्यरत है। यहाँ हम लोग तीनों मूल्यों को थोड़ा थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। MSP, ठीक है, खरीद मूल्य या क्रय मूल्य, और निकासी मूल्य, ठीक है। तो सबसे पहले MSP 2 बार जारी किया जाता है, खरीफ एवं रबी फसल से। और ये याद रखिएगा कि ये फसल बुआई के पूर्व, मतलब कि जब बोना होता है उसके पूर्व जारी किया जाता है, बाद में नहीं, कि इतना मिनिमम प्राइस है उस पे किसान खरीदेगा। तो जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य नाम से ही है, तो मानिए कि सरकार घोषणा किया कि 1700 रुपया गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य है गेहूं का, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि किसान जितना भी गेहूं का उत्पादन करेगा, सरकार 1700 पर क्विंटल मिनिमम, ये जितना भी उत्पादन करेगा किसान उसको खरीदेगा। तो आप सोचिए अगर आप किसान हैं तो उस हिसाब से कैलकुलेट करिएगा कि क्या गेहूं उपजाना सही है, गलत है, फायदा होगा, नहीं होगा, उस आधार पे उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। तो ये मूल्य सामान्यतः ऐसा तय किया जाता है कि किसानों से लाभ हो। अब खरीद मूल्य और क्रय मूल्य, तो मानिए कि बोते समय ये कर दिया, लेकिन खरीदते समय परिस्थितियां बदल सकती है, हो सकता है कि कुछ मूल्य बढ़ जाए, कुछ जो मुद्रास्फीति बढ़ जाए, ये हो जाए। तो ये क्या किया रहेगा, ये समानतः MSP से ज्यादा करता है। जैसे 1700 बोला है तो 1750 पे कर लेगा, 1800 पे कर लेगा। MSP से ज्यादा होता है और बाजार मूल्य जो नॉर्मली 18-19 जैसे होगा कि मार्केट में तो रेट चढ़ा हुआ ही होता है, तो उससे कुछ कम होगा। तो खरीद मूल्य या क्रय मूल्य होता है जो उत्पाद को खरीदते समय सरकार द्वारा चुकाया जाता है, उसको खरीद मूल्य कहते हैं, ठीक है। ये MSP से सामान्यतः या MSP से हमेशा ही ज्यादा होता है, ठीक है। निकासी मूल्य होता है, तो जैसा आप लोगों को पता होगा कि भारतीय खाद्य निगम FCI में जो भी सरकार अनाज खरीदते हैं उसको भंडारण करती है, और जब इसको PDS सिस्टम के अंतर्गत वितरित करने के लिए भेजा जाता है, तो यहाँ से जो भारतीय खाद्य निगम से जो अनाज उत्पादित ये वितरण के लिए भेजा जाता है, निर्गमित होता है, तो जिस मूल्य पर निर्गमित होता है उसे जो है हम लोग निकासी मूल्य कहते हैं।
तो न्यूनतम समर्थन मूल्य, खरीद मूल्य या क्रय मूल्य या निकासी मूल्य कहा जाता है इसको। तो इसी चीज के लिए जो है दिल्ली में किसान आंदोलन बहुत ज्यादा हुआ था कि कैसे खरीद मूल्य, मंडी, इन सब चीजों को लेके हुआ था। उम्मीद है आप लोग एमएसपी, ये खरीद मूल्य, क्रय मूल्य, निकासी मूल्य और इस संदर्भ में सीएससीपी को अच्छे से समझ गए होंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कृषिगत संस्था के जो कौन कौन से ऐसे संस्था हैं जो कृषि में हेल्प करते हैं और उसको जो है एक तरह से सहायता करते हैं किसानों को। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग नाबार्ड, नेफेड और ट्राइफेड। आइए अब हम लोग देखते हैं कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं जो कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो सबसे पहला राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, हर कोई नाम सुने होंगे। ये जो है ग्रामीण शाखा का कृषि क्षेत्र में जो ऋण देने वाली सर्वोच्च संस्था होती है। बीपीएससी 64-65 में ये पूछा था कि ग्रामीण क्षेत्र में शाखा को ऋण देने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सा होता है, तो ये नाबार्ड है। इसका जो है कभी भी जो है ये पूछ सकता है कि नाबार्ड का क्या फुल फॉर्म है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नाबार्ड का जो फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 को शिवरामन कमेटी की अनुशंसा पे, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो यहाँ हम लोग 2-3 चीजों को देखते हैं कि नाबार्ड जो है कब स्थापित हुआ, तो 12 जुलाई 1982 को शिवरामन कमेटी की अनुशंसा पे, और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। और नाबार्ड जो है ग्रामीण शाखा के संदर्भ में शीर्ष संस्था है। ठीक है, ग्रामीण शाखा के संदर्भ में शीर्ष संस्था है। और यहाँ एक चीज याद रखिएगा, नाबार्ड जो है डायरेक्ट ऋण नहीं उपलब्ध करवाता है, बल्कि विभिन्न बैंकों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रवाह को सुनिश्चित करता है। दूसरा जो है ये एक ट्राइफेड, आप लोग नाम सुने होंगे, इसका है भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ ट्राइफेड, जिसका स्थापना 1987 में किया गया था। इसका ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, इसका स्थापना इसलिए किया गया था कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो जनजातीय लोग रहते थे वो वन उत्पाद वगैरह बेचते थे, तो उनका जो है काफी कम मूल्य पर बिचौलियों के द्वारा खरीद लिया जाता था। तो इस संस्था के माध्यम से जनजातीय उत्पादों, खासकर जंगली उत्पादों के क्षेत्र में, और जनजातियों को जो है ये शोषण से बचाने के लिए इस संस्था का गठन किया गया, ताकि जनजाति के उत्पादों को एक आकार दिया जा सके और उनको जो है एक बाजार के माध्यम से उचित मूल्य दिलवाया जा सके। तो ट्राइफेड का गठन हुआ। इसी तरह से राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड जो है ये 2 अक्टूबर 1958 में गठित किया गया। इसका जो फुल फॉर्म है नेफेड का नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसका गठन जो किया गया है ये उचित लाभकारी मूल्यों पर जो है उपभोक्ताओं को सामान पहुंचाया जाता है एवं कृषिगत उत्पादों को एक बाजार उपलब्ध करवाया जाता है, जिससे उपभोक्ता और किसान दोनों के हित की रक्षा हो सके। तो नेफेड और ट्राइफेड के संदर्भ में आप दोनों को याद रखिएगा, दोनों का फुल फॉर्म याद रखिएगा। उसके बाद जो है एफसीआई हम लोग बात किए थे, तो भारतीय खाद्य निगम, तो इसका भी गठन 1965 में किया गया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये जो है भारत सरकार के तरफ से खाद्यान्न का क्रय करता है एवं उसका भंडारण जो है भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जाता है। भूमि विकास बैंक, पंजाब के झांग जिले में पहला भूमि विकास बैंक स्थापित किया गया। ठीक है, 1920 में ये भूमि विकास बैंक इसलिए स्थापित किया गया ताकि भूमि किसानों को दीर्घकालीन 15-20 वर्षीय लोन दिया जा चुके। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पहला भूमि विकास बैंक कहाँ स्थापित किया गया है। उसके बाद लीड बैंकिंग जो होता है वो 1969 में एक योजना चलाई गई थी, जिसमें सभी बैंकों को एक कोई जिला दिया गया था, जिसमें वो कृषि शाखा या अन्य क्षेत्रों में शाखा की उपलब्धता को सुनिश्चित करते थे। इस योजना को लीड बैंक योजना कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी ग्रामीण क्षेत्रों में काम करके, इसका गठन 2 अक्टूबर 1975 को किया गया। और इसकी जो 100% पूंजी है, तो इसमें 50% केंद्र सरकार की भागीदारी होती है, 35% प्रायोजक बैंक की, 15% राज्य सरकार की। प्रायोजक बैंक वैसे बैंक होते हैं जो कि इसको
फाइनेंस करते हैं, उसके अंदर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक काम करते हैं। ये जो 50% ऋण देता है तो ये नाबार्ड के माध्यम से देता है केंद्र सरकार। तो हम आपको बता ही रहे थे कि नाबार्ड जो है डायरेक्ट ऋण नहीं देता है बल्कि विभिन्न बैंकों के माध्यम से देता है। तो ये जितने भी हम लोग देखे हैं, नाबार्ड हो, उसके बाद ट्राइफेड, नेफेड, ये FCI, भूमि विकास बैंक, लीड बैंकिंग और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इनको आप लोगों को याद रखना है क्योंकि ये कृषि साख प्रवाह में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को जब आप याद रखिएगा तो आगे बैंकिंग वाले सेक्टर में भी आपको आसानी होगी कि ये चीजें कृषि से रिलेटेड है और इसको तो हम लोग याद कर चुके हैं। तो ये और साथ ही आपको आगे फायदा होगा। इसके आगे हम लोग देखते हैं कुछ और चीजें जो इस संदर्भ में इम्पोर्टेंट है।